नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, एकदम चकाचक, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब हम पहले कल का रिवाइज करते हैं, फिर आगे पढ़ना चालू करेंगे, है ना। तो कल हमने पढ़ा था समन एंड वारंट के बारे में, ठीक है। क्या था, मेरे साथ रिवाइज करते जाएंगे। समन हमने क्या पढ़ा था? तो बोले कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑर्डर इशू करता है दो पर्पज से। कौन कौन से दो पर्पज पढ़े थे? बोले समन फॉर अपीयरेंस होता है, समन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड थिंग्स होता है। समन फॉर अपीयरेंस में क्या होता है कि हम किसी पर्सन को बुलाते हैं कोर्ट में कि इस डेट पर, इस टाइम पर, इस प्लेस पर, इस अथॉरिटी पर आपको प्रेजेंट होना है। जबकि समन फॉर अपीयरेंस, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग्स के अंदर क्या होता है कि हम उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आपके पोजीशन में जो चीजें हैं आपको कोर्ट में लेकर आनी है ना। फिर हमने देखा था कि समन दो कॉपीज में इशू होता है, उस पर कोर्ट के सील एंड साइन होते हैं, कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के या हाई कोर्ट द्वारा अथॉराइज पर्सन के उसके ऊपर साइन होते हैं। राइटिंग के अंदर इशू होता है, उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसे समन दिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था समन को सर्व किया जाता है। फटाफट से बोलेंगे कैसे सर्व करते हैं। तो हमने बोला था जिस व्यक्ति के नाम से समन सर्व हुआ है उसके रेसिडेंशियल एड्रेस पर जाकर समन की कॉपी देकर आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था अगर वो नहीं मिल रहा है ना, उसके घर से कोई छोटा बच्चा आता है, बार बार आकर क्या बोल रहा है कि पापा ने बोला वो घर पर नहीं है, तो हमने बोला था कि जो भी एडल्ट मेल मेंबर हो उसको दे दें, और वो भी पॉसिबल नहीं हो तो किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर हम चिपका कर आ सकते हैं, ठीक है। ये भी देख लिया था हमने। फिर हमने क्या देखा था कि अगर कंपनी को समन सर्व करना है तो दो तरीके हैं। कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को होता है, मैनेजर को होता है, या किसको होता है? प्रिंसिपल ऑफिसर को होता है। और नहीं तो आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर आप बाय पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया था हमारा। फिर हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर किसी को समन सर्व करना है तो उस डिपार्टमेंट के हेड के पास समन भेज दिया जाता है, वो समन की कॉपी सर्व करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे का पढ़ते हैं, है ना। तो वारंट भी जो होते हैं वो कितने पर्पज से इशू किए जाते हैं बेटा? दो पर्पज से। वारंट भी जो इशू किए जाते हैं वो कितने पर्पज से इशू होते हैं? दो पर्पज से वारंट इशू किए जाते हैं। सबसे पहले तो समन और वारंट में डिफरेंस समझें, है ना। समन भी कोर्ट का ऑर्डर होता है, वारंट भी कोर्ट का ऑर्डर होता है, दोनों ही कोर्ट के ऑर्डर हैं। समन और वारंट दोनों ही कोर्ट के ऑर्डर होते हैं। फिर क्या बोला? समन में जिस पर्सन को समन सर्व किया जाता है हम उसे कोई काम करने का बोलते हैं। बोले क्या काम करने का बोलते हैं? या तो उसको बोलते हैं तू आजा, या हम क्या बोलते हैं कि तेरे पास जो चीजें हैं वो लेकर आ, है ना। वापस से समन में हम उस पर्सन को बोलते हैं कि तेरे पास जो चीजें हैं वो लेकर आ, या उसको बुलाना है तो हम उसे कोर्ट में बुला लेते हैं, ठीक। वारंट में यही काम होते हैं बट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन अलग होता है। बोले मोड ऑफ एग्जीक्यूशन अलग होता है, इसका मतलब क्या? बोले वारंट में हम पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज करते हैं, काहे के लिए ऑथोराइज करते हैं कि एक्यूज पर्सन मतलब समझ में आया था ना, दोषी व्यक्ति को उठा लाओ, अरेस्ट कर लाओ। या वारंट हम इशू करते हैं, वारंट भी दो पर्पज से इशू होता है, एक होता है अरेस्ट वारंट, एक होता है सर्च वारंट। वारंट भी दो पर्पज से इशू होता है। समन के पर्पस, वारंट के पर्पस, दोनों के पर्पस सेम है। समन और वारंट दोनों के पर्पस क्या है? सेम, केवल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन अलग है। बोले क्या मतलब? समन में जिस पर्सन को समन इशू किया है हम उसे बोलते हैं कि तेरे पास ये जो चीजें है ना लेकर आ, या तू इस डेट पर कोर्ट के अंदर आ जाना। वारंट में यही काम करने के लिए हम पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करते हैं। वारंट में यही काम करने के लिए हम पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करते हैं। हम पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं क्या कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर आओ। इंदौरी लैंग्वेज में बोले तो इस व्यक्ति को उठा लाओ, पकड़ कर ले आओ। उठाकर कहां लेकर आओ? कोर्ट में लेकर आओ। या आप इस प्लेस पर जाओ और ये चीजें ढूंढ कर लेकर आओ। तो वारंट जो है, वारंट भी दो पर्पज से इशू किया जाता है। पहला होता है सर्च वारंट, दूसरा होता है अरेस्ट वारंट। वारंट भी दो पर्पज से इशू किए जाते हैं, सर्च वारंट एंड अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट क्या? तो बोले अरेस्ट वारंट में हम पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को जाकर उठा ला।
अरेस्ट वारंट में हम पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को जाकर उठा ला, जबकि सर्च वारंट में हम पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करते हैं कि इस प्लेस पर जाकर आपको सर्च करनी है और ये चीजें ढूंढ कर लेकर आनी है। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई थिंग है जो कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है उसके लिए नेसेसरी हो। आप समझ रहे मेरी बात? तो समन और वारंट दोनों के पर्पस सेम होते हैं, केवल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन अलग है। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन अलग है मतलब वारंट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू पुलिस ऑफिसर। हम वारंट में पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर आओ या ये डॉक्यूमेंट और चीज ढूंढ कर लेकर आओ, जबकि समन में हम उसी व्यक्ति को बोल देते हैं तू आ जाना कोर्ट में, या हम उसी व्यक्ति को बोलते हैं तेरे पास ये जो चीजें ना लेकर आओ कोर्ट में। आप समझे मेरी बात? अब होता क्या है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समन केस है या वारंट केस है। तो हमने इसलिए बोला था 2 साल से ज्यादा की सजा है या डेथ सेंटेंस दे सकते हैं या लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वारंट केस हो जाएगा। तो उस केस में हम सामने वाले को नहीं बोलेंगे तू आ जा, उस केस में हम पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे उठा ला भाई, इसको देख लेंगे, उठा ला। आप समझे मेरी बात? अब हम दोनों वारंट के बारे में पढ़ते हैं, हम सर्च वारंट एंड अरेस्ट वारंट दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अरेस्ट वारंट के बारे में, है ना। तो वारंट तो समझ में आ गया ना, वारंट भी कोर्ट का ऑर्डर ही होता है जो किसको दिया जाता है? पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। काहे के लिए? एग्जीक्यूशन के पर्पज से। क्या एग्जीक्यूट करना है? बोले सर्च है तो ढूंढ के लेकर आना है, अरेस्ट है तो उठा कर लेकर आना है। ठीक, तो अरेस्ट वारंट भी किसके द्वारा इशू किया जाता है? कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। इसकी भी सारी चीजें सेम है। ये भी कैसे इशू होगा? राइटिंग में। इस पर भी साइन किए जाएंगे, किसके? कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के, है ना। इस पर भी कोर्ट की क्या होगी? सील होगी। बट वारंट 2 कॉपीज में इशू नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि समन में तो हम 1 कॉपी उसको देकर दूसरे पर साइन करवा लाते थे, वारंट में तो हम उसे उठा ही लाएंगे ना। वारंट में तो हम चीजों को ढूंढ के ही ले आएंगे ना। वारंट में तो सारा काम पुलिस ऑफिसर को करना है ना, तो वारंट 2 कॉपीज में नहीं जाएगा, वो तो 1 ही कॉपी के अंदर इशू होगा। 1 ही कॉपी के अंदर इशू होगा और हम उसको बोल देंगे कि भाई इस व्यक्ति को उठा ला, ये चीज ढूंढ के लिया। तो वापस से वारंट, जो अरेस्ट वारंट होता है ये भी किसके द्वारा इशू किया जाता है? कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। ये भी कोर्ट का क्या है? ऑर्डर है। फिर ये भी कैसे इशू होगा? तो बोले राइटिंग के अंदर इशू होगा। इसके ऊपर भी क्या किया जाएगा? साइन किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। आप समझे मेरी बात? एंड इस पर भी कोर्ट की क्या होती है? तो बोले इस पर भी कोर्ट की सील होती है। ठीक, अब आज कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया कि आप सलीम को अरेस्ट करके लेकर आओ। आज कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया कि आप सलीम को अरेस्ट करके लेकर आओ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वारंट तब तक इफेक्टिव रहता है, वारंट तब तक इफेक्टिव रहता है जब तक उसका एग्जीक्यूशन ना हो जाए, है ना। तो जब तक वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, एग्जीक्यूट मतलब वारंट के हिसाब से जो काम करना था वो काम ना हो जाए, तो बोले वारंट के हिसाब से काम क्या करना था? बोले या तो अरेस्ट करके लेकर आना था या क्या करना था? चीजों को ढूंढ के लेकर आना था। तो जैसे सलीम के अगेंस्ट वारंट इश्यू हुआ है, तो जब तक सलीम अरेस्ट नहीं हो जाता है वारंट अनएग्जीक्यूटेड माना जाएगा। जैसे ही सलीम अरेस्ट हो गया, वारंट एग्जीक्यूट हो गया एंड वारंट खत्म हो जाता है। जैसे सर्च वारंट इशू किया, तो जब हम उस प्लेस पर जाएंगे, चीजों को ढूंढ लाएंगे, तो वारंट का पर्पस पूरा हो गया, वारंट खत्म हो गया। तो वारंट तब तक इफेक्टिव होता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या उस वारंट को कोर्ट के द्वारा क्या ना कर दिया जाए? कैंसिल। आप समझे मेरी बात? तो वारंट तब तक इफेक्टिव होता है जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए कोर्ट के द्वारा। मान लो आज कोर्ट ने वारंट इशू किया, बट फिर फ्यूचर के अंदर मान लो एंटीसिपेटरी बेल ले ली, अदरवाइज ऑफेंडर ने बेल ले ली और कोर्ट ने वारंट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो अगर कोर्ट ने वारंट को कैंसिल कर दिया है तो वारंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने वारंट को कैंसिल नहीं किया है तो वारंट तब तक इफेक्टिव होगा जब तक वो क्या ना हो जाए? एग्जीक्यूट। फिर जो वारंट इशू किया जाता है वो फॉर्म नंबर 2 सीआरपीसी के शेड्यूल 2 का जो फॉर्म नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंगली इशू किया जाएगा। एंड वारंट की भी रिक्वायरमेंट जो हमने ऊपर पढ़ी उसके हिसाब से, तो बोले वारंट भी राइटिंग के अंदर इशू होता है। इसके ऊपर भी नेम एंड डेजिग्नेशन लिखा रहेगा जो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने आपको बताया ना, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय पुलिस ऑफिसर। तो किस पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया है आपने
वारंट के थ्रू उस पुलिस ऑफिसर का इसके ऊपर क्या लिखा होता है, नाम, और उसका क्या लिखा होगा, डेजिग्नेशन, पोस्ट का नाम। कमिश्नर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, सब लिखा रहेगा, है ना। फिर क्या बोला है कि बोले जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसका भी नाम और डिस्क्रिप्शन रहेगा। जैसे सलीम को अरेस्ट करना था तो सलीम का नाम पता रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, एंड वारंट देकर हमने शर्मा जी जो पुलिस ऑफिसर उन्हें ऑथोराइज किया तो शर्मा जी का नाम रहेगा। फिर क्या बोला कि किस खुशी में सलीम को अरेस्ट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट आरोप क्या है, उसके अगेंस्ट चार्ज क्या है, ये बताए जाएंगे। फिर क्या बोला है, साइन होगा, ये पढ़ लिया, और क्या लगाई जाएगी, सील। चलो रिकॉल करते हैं मेरे साथ, है ना, वापस से। क्या बोला हमने, वारंट भी जो है कैसे इशू किया जाएगा, बोले राइटिंग के अंदर इशू किया जाएगा। दूसरा, इसमें उस पुलिस ऑफिसर का नेम एंड डेजिग्नेशन लिखेंगे जो इसे एग्जीक्यूट करेगा। तीसरा, इसमें उस व्यक्ति का नाम और डिस्क्रिप्शन रहेगा जिसे अरेस्ट किया जाना है। चौथा, इसमें उन खुशियों को, उन आरोपों को, उन चार्ज को बताया जाएगा जिसके के कारण आप उसे अरेस्ट कर रहे हो। पांचवा, इस पर कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सील एंड साइन लगाई जाएगी। ये समझ में आया अपने को। चले फिर क्या बोला अपने को, नेक्स्ट हमें कहा है कि जो वारंट इशू किया जाता है उस वारंट के अकॉर्डिंगली उस ऑफेंडर को लेकर आना है मजिस्ट्रेट के सामने। जो वारंट इशू हुआ है ना, उस वारंट के अकॉर्डिंगली ऑफेंडर को लेकर आना है मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं। ठीक है। फिर क्या दिया है, रिपीटेड पॉइंट है जो हमने पढ़ा पहले ही, वही दिया हुआ है। बोले क्या दिया है, बोले अरेस्ट करने के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेकर जाना है, एंड मैक्सिमम कितना टाइम दिया है, 24 आवर्स का टाइम दिया है। ठीक है। तो जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि अरेस्ट करने के बाद जो भी ऑफेंडर है उसे 24 आवर्स के अंदर, कब से 24 आवर्स के अंदर, बोले जब उसे अरेस्ट किया था वहां से 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेकर आना चाहिए। तो यहां पर भी यही दिया है क्या, कि जिस पुलिस ऑफिसर ने ऑफेंडर को अरेस्ट किया है उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, जिस पुलिस ऑफिसर ने ऑफेंडर को अरेस्ट किया है उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, कि अरेस्ट करने से 24 आवर्स में, नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स है, मैक्सिमम 24 आवर्स में आपकी ड्यूटी बनती है कि उस ऑफेंडर को कहां लेकर आओ, मजिस्ट्रेट के पास लेकर आओ, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन के अंदर उसने क्या किया है, ऑफेंस। ठीक है। फिर जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने, क्या कि भाई ऑफेंस किया है इंदौर में, जबकि भागकर ऑफेंडर कहां चला गया है, मुंबई के अंदर चला गया है, और हमने जाकर उसे अरेस्ट कहां किया है, मुंबई के अंदर किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने बोला था क्या, जर्नी में जो टाइम लगा है उसे काउंट नहीं करेंगे। कहां से कहां तक की जर्नी, तो बोले प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जाने तक में जर्नी में जो टाइम लगा है उस जर्नी के टाइम को काउंट नहीं करते। तो भाई पकड़ा उसे मुंबई के अंदर है, उसके बाद उसे लेकर कहां आना है, इंदौर के अंदर लेकर आना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुंबई से इंदौर लाने में ही 24 घंटे लग जाएंगे। तो फिर पुलिस ऑफिसर ने नॉन कंप्लायंस कर दिया, बोले नहीं, जर्नी में जो टाइम लगा, जर्नी में जो टाइम लगा उस टाइम को काउंट नहीं करते। ये चीज आई समझ में। तो ये जो 2 पॉइंट है हमें यही बोलते हैं कि सबसे पहली चीज यही बोली है कि उसे अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है और किसी के पास नहीं। दूसरा क्या बोला है, अरेस्ट करने के बाद बिना किसी डिले के, विदाउट अननेसेसरी डिले आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, एंड मजिस्ट्रेट के पास जब आप उसे लेकर जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 24 आवर्स में आप ले जाओ। बट हाँ, जर्नी में जो टाइम लगा उसे काउंट नहीं करते हैं। और एक आपको मैंने बताया था कि जो पब्लिक हॉलिडे है, जिस दिन कोर्ट बंद है, उसको भी कंसीडर नहीं करते। क्लियर हुआ ये, वारंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, जो डाउट हो पूछते जाएंगे बेटा, डेली बेसिस पर पूछते जाएंगे, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, है ना। नेक्स्ट दिया है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो बेटा प्रोक्लेम का मतलब मैंने बताया था आपको, पब्लिक अनाउंसमेंट। सेक्शन 41 जब हमने पढ़ा था तब आपको प्रोक्लेमेशन का मतलब मैंने बताया था, उसमें प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या था, पब्लिक अनाउंसमेंट। अटैच मतलब क्या है, यहां सीज, फॉरफिट। तो अटैचमेंट का मतलब होता है सीज करना या फॉरफिट करना, है ना। प्रोक्लेमेशन मतलब हमने पढ़ा था पब्लिक अनाउंसमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है सीज करना या फॉरफिट करना। अब देखें यहां प्रोक्लेमेशन या अटैचमेंट किस कारण से दिया हुआ है ना, हम देखते हैं। सबसे पहले यह समझे कि हमने किसी पर्सन के अगेंस्ट, मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन के अगेंस्ट क्या इशू किया था,
अरेस्ट वारंट इशू किया था और वो अरेस्ट वारंट अनएग्जीक्यूटेड है। एग्जीक्यूटेड हो जाना का मतलब क्या बताया था मैंने, वारंट के अकॉर्डिंगली पुलिस ऑफिसर ने काम कर लिया है। वारंट एग्जीक्यूट होना इसका क्या मतलब कि जैसा वारंट में लिखा था वैसा काम हो गया है, मतलब किसी को अरेस्ट करना था तो अरेस्ट कर लिया गया है, सर्च करना था तो सर्च कर लिया गया है। अनएग्जीक्यूटेड मतलब क्या कि तो अगर वारंट अनएग्जीक्यूटेड रह जाता है, अनएग्जीक्यूटेड मतलब जिस पर्पज से वारंट इशू किया गया था वो पर्पस अगर अचीव नहीं होता है तो वारंट अनएग्जीक्यूटेड माना जाएगा। अनएग्जीक्यूटेड का मतलब समझ में आया ना कि जिस पर्पज से वारंट इशू किया गया था वो पर्पस अगर पूरा नहीं होता है तो वारंट क्या है, अनएग्जीक्यूटेड है। अगर वारंट अनएग्जीक्यूटेड है और सिंपल वर्ड में बोलें तो जैसे सलीम को अरेस्ट करने का हमने वारंट इशू किया था बट सलीम अरेस्ट हो ही नहीं पा रहा है, भागता फिर रहा है, ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, एब्सकॉन्डिंग। आप समझे मेरी बात। हो सकता है वो भागकर इंडिया के बाहर चला गया हो सकता है वो इंडिया में छुप गया हो। हमारी कंट्री भी छोटी सी कंट्री थोड़ी है, बड़ी कंट्री है, कहीं भी छुप गया हो। तो हम वही कह रहे हैं कि जिस पर्पस से हमने वारंट इशू किया था वो पर्पस अचीव नहीं हुआ है, वो पर्पस सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना था वो अरेस्ट नहीं हुआ है, सो ये माना जाएगा कि वारंट क्या है, अनएग्जीक्यूटेड है। और अगर वारंट अनएग्जीक्यूटेड है तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के पर्पस से, उसकी अटेंडेंस बाउंड करने के पर्पस से प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के प्रोविजंस दिए हैं। बोले इसमें क्या करेंगे हम, तो बोले प्रोक्लेमेशन मतलब क्या बताया मैंने, पब्लिक अनाउंसमेंट। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो मजिस्ट्रेट है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो मजिस्ट्रेट है, पहले मैं सिंपल बता रहा हूं फिर यहां नोट्स में देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो पब्लिकली राइटिंग के अंदर अनाउंस करवा देगा। क्या अनाउंस करवा देगा कि सलीम को इंटीमेट किया जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू। प्राइवेटली तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं वो कहां है, तो हम पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू सलीम को इंटीमेट करेंगे। बोले क्या इंटीमेट करेंगे, हम उसे बोलेंगे इस डेट तक, इस टाइम पर, इस प्लेस पर, इस अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट हो जाओ। सिंपल वर्ड में सरेंडर कर दो, सिंपल वर्ड में सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब खुद सामने आ जाओ, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, हमें मालूम है वो भागता फिर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पब्लिक अनाउंसमेंट करवा देंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू से फोर्स करेंगे। बोले क्या, बोले इस डेट तक, इस टाइम पर, इस प्लेस तक आप इस अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट हो जाओ। और अगर आप नहीं आए तो हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे, अटैच कर देंगे। और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके क्या करवा देंगे, से वापस से। प्रोक्लेमेशन मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट करना, अटैचमेंट मतलब क्या बताया मैंने, सीज या फॉरफिट। तो हम ऑफेंडर को, एक्यूज पर्सन को प्रेशराइज करने के पर्पस से, हम उसके अगेंस्ट क्या इशू कर रहे हैं, प्रोक्लेमेशन। बोले क्या प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं, तो बोले प्रोक्लेमेशन में हम ये बोल रहे हैं या तो इस डेट तक आप सरेंडर कर दो, और अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपकी प्रॉपर्टी हम क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। अटैच कर लेंगे मतलब फॉरफिट, सीज कर लेंगे। सीज करके उसे क्या करवा देंगे, सेल करवा देंगे। सेल करवा के पैसा किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा, आपका नहीं। तो बेटर है सरेंडर कर दो, बेटर है आत्मसमर्पण कर दो। तो ये जो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के प्रोविजंस दिए हैं ये केवल ऑफेंडर को प्रेशराइज करने के पर्पस से है कि भाई तू सरेंडर कर दे, नहीं तो तेरी प्रॉपर्टी हम सेल करा देंगे। आप समझे मेरी बात। चले, तो अब यहां दो प्रोविजंस हैं या दो रेमेडीज दी है, एक तो प्रोक्लेमेशन इशू करने की एंड दूसरा अटैचमेंट के रिलेशनशिप में। बोले क्या बोला है, तो बोले अगर कोर्ट के पास ये मानने का सफिशिएंट रीजन है, कोर्ट के पास मानने का सफिशिएंट रीजन है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया था ही इज एब्सकॉन्डिंग या ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, जिससे कि वारंट क्या है, अनएग्जीक्यूटेड है। अनएग्जीक्यूटेड है मतलब वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो कोर्ट में पब्लिश में मतलब कर सकता है, कोर्ट के ऊपर इसी बाउंडेशन नहीं है, कोर्ट राइटिंग के अंदर प्रोक्लेमेशन पब्लिश करवा सकता है। कोर्ट जो है वो राइटिंग के अंदर क्या कर सकता है, प्रोक्लेमेशन पब्लिश करवा सकता है, जिसमें उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि तू अपीयर हो जा स्पेसिफाइड प्लेस पर, स्पेसिफाइड टाइम पर, एंड जो उसे टाइम पीरियड दिया जाए, सॉरी जो उसे डेट दिया जाएगा, जो उसे डेज दिए जाएंगे, बोले कम से कम 30 दिन का टाइम उसे दिया जाएगा। कब से, प्रोक्लेमेशन से। जैसे मान लो आज है 10 नवंबर, 10 नवंबर को प्रोक्लेमेशन पब्लिश करवाया जाता है, तो कम से कम उसे 30 दिन का टाइम दो। काहे के लिए, ताकि वो आकर सरेंडर कर सके। तो 10 नवंबर से 30 दिन मतलब 9 दिसंबर तक का उसे टाइम दिया जाएगा। 9 दिसंबर तक की डेडलाइन रहेगी। आप उससे कम टाइम पीरियड नहीं दे सकते हो, ज्यादा दे सकते हो बट उससे कम नहीं दे सकते हो। तो इतने टाइम पीरियड के अंदर उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा कि वो आकर क्या कर दे, सरेंडर कर दे। नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, अटैच।
ये समझ में अपने को। चल फिर क्या बोला है कि प्रोक्लेमेशन जो इशू किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट अपने आप को पहले सेटिस्फाइड करे, अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर ले कि जो एक्यूज पर्सन है ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ या एब्सकॉन्डिंग, मतलब वो सेटिस्फाइड होना चाहिए यार कि वो भाग रहा है, छुप रहा है, इस कारण से जो वारंट है वो अनएग्जीक्यूटेड है। ऐसा नहीं कि वो तो अवेलेबल है और पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा, है ना। फिर अटैच करने का पर्पस उसे पनिश करना नहीं है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें इसे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां प्रॉपर्टी अटैच करने का पर्पस उसे पनिश करना नहीं है। फिर से बोलो मेरे साथ, यहां प्रॉपर्टी अटैच करने का पर्पस उसे पनिश करना नहीं है। तो बोले फिर पर्पस क्या है? मैंने बताया ना, उसकी अटेंडेंस को फोर्स करना, उसे प्रेशराइज करना कि वो सरेंडर कर दे। क्या मतलब? जैसे मान लो सलीम था, है ना, अब उसके अगेंस्ट हमने अरेस्ट वारंट इशू किया था। अरेस्ट वारंट कैसा चल रहा था? अनएग्जीक्यूटेड चल रहा था। अरेस्ट वारंट कैसा चल रहा था? बोले अनएग्जीक्यूटेड चल रहा था। अब क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया गया, अटैचमेंट का बोल दिया गया, टाइम पीरियड दे दिया गया, उसको बोल दिया गया कि तू 10 दिसंबर तक सरेंडर कर दे। नहीं आया वो, उसने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने 20 दिसंबर तक उसकी प्रॉपर्टी को क्या करवा दिया? सेल करा दिया। ठीक है, अब हमने जब उसे सेल करवाया प्रॉपर्टी को, मालूम पड़ा उसके बाद 25 तारीख को सलीम सबके सामने आ गया। 25 तारीख को सलीम सबके सामने आ गया। बोले इसका मतलब क्या? कि वो तो खुलेआम घूम रहा है। अब पुलिस ऑफिसरों से जाकर क्या कर लिया? अरेस्ट। तो वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे पनिश करने के पर्पज से मेरी प्रॉपर्टी आपने सेल तो करा ली, मुझे पनिश करने के पर्पज से आपने मेरी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल तो करा ली, तो जब आप मुझे पनिश कर चुके हो तो अब क्यों अरेस्ट कर रहे हो? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सीएसीईटी में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, उसमें डबल जीओपार्डी पढ़ा एक। यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट जो पढ़कर आए हैं उन्होंने डबल जीओपार्डी पढ़ा होगा। डबल जीओपार्डी क्या था? बोले एक ऑफेंस की एक ही बार सजा दी जाएगी, एक से ज्यादा बार नहीं। एक ऑफेंस की एक ही बार सजा होगी, एक से ज्यादा नहीं। एंड सलीम का कहना पड़ रहा है मेरी प्रॉपर्टी बेचकर आप मुझे ऑलरेडी पनिश कर चुके हो, मेरी प्रॉपर्टी बेचकर आप मुझे ऑलरेडी पनिश कर चुके हो, अब मुझे अरेस्ट करके वापस से पनिश क्यों कर रहे हो? ये कहना पड़ रहा उसका। आप समझे मेरी बात? तो हमने बोला बेवकूफ ये पढ़, इसमें लिखा है कि इसका पर्पस तेरे को पनिश करना नहीं है, तेरी अटेंडेंस को बाउंड करवाना है, सरेंडर करवाना है। इसका मतलब ये कि अगर तेने 30 दिन में सरेंडर नहीं किया, तो तेरी प्रॉपर्टी तो बिकेगी ही। जब तू पकड़ा जाएगा तब तेरे को अरेस्ट करके हम सजा दिलवाएंगे, वो अलग है। आप समझे मेरी बात? तो यहां पर अटैचमेंट एंड प्रोक्लेमेशन का पर्पस उसे पनिश करना नहीं है। हम ये नहीं मानेंगे कि हमने उसे पनिश कर दिया है, वो तो अब पनिश किया जाएगा, जब उसे अरेस्ट कर लेंगे तब वो पनिश किया जाएगा। अभी तो हमने केवल उसकी अटेंडेंस को बाउंड करने के लिए बोल दिया था कि सामने आ जा, नहीं तो तेरी प्रॉपर्टी बिकवा देंगे। तो अब सलीम के ऊपर है, प्रॉपर्टी से भी हाथ धो ले, और जब पकड़ा जाएगा तब उसे सजा देंगे, वो अलग है। ये समझ में आ गया अपने को? चलो नेक्स्ट दिया हुआ है सर्च वारंट। तो हमने पढ़ा था वारंट दो तरह के होते हैं, सर्च वारंट होता है और क्या होता है? अरेस्ट वारंट। अभी हमने अरेस्ट वारंट के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सर्च वारंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्च का मतलब ये होता है ढूंढना, है ना। तो सर्च वारंट में पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया जाता है। सर्च वारंट में पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया जाता है। काहे के लिए ऑथोराइज किया जाता है? कि किसी स्पेसिफाइड बिल्डिंग में जाकर, किसी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में जाकर इन चीजों को ढूंढ कर लेकर आओ। क्योंकि ये चीजें काहे के लिए जरूरी है? बोले कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें एविडेंस के रूप में इन चीजों की जरूरत है। बोले जाओ ढूंढ के लेकर आओ। नाम से समझ में आया ना। तो सर्च वारंट भी किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो बोले अंडर द हैंड ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस। अच्छे वर्ड यूज करते ना, जस्टिस ऑफ द पीस, मतलब सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं यार, सिंपल वर्ड में बोलना कोर्ट। ये समझ में आया अपने को? तो ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। फिर जिस पर्सन के नाम से इसे इशू किया गया है, हम उस पर्सन को ऑथोराइज करते हैं। जिस पर्सन के नाम से इसे इशू किया है
हम उस पर्सन को ऑथोराइज करते हैं। काहे के लिए? कि किसी स्पेसिफाइड बिल्डिंग के अंदर वो एंट्री ले सकता है। एंड जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब कि सर्च वारंट के अंदर जिन चीजों का मेंशन किया है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब सर्च वारंट में जिन चीजों का मेंशन किया है उन्हें जाकर क्या करो? सीज करो। और कहां लेकर आओ? कोर्ट में लेकर आओ। फिर मर्ज करता हूं तो बोले सर्च वारंट भी कौन इशू करता है? बोले कोर्ट इशू करता है। सर्च वारंट के अंदर कोर्ट जिस पुलिस ऑफिसर के नाम से सर्च वारंट इशू कर रहा है उसका नाम मेंशन करेगा एंड उसे ऑथोराइज करेगा कि वो किसी स्पेसिफाइड बिल्डिंग में एंट्री ले सकता है। एंट्री लेने के बाद वहां जो चीजें मिल रही है जिनका मेंशन सर्च वारंट में किया है उन्हें ढूंढ के लेकर आए। कहां लेकर आए? कोर्ट के अंदर लेकर आए। आप समझे मेरी बात? अब सर्च वारंट जो है वो इन सिचुएशन के अंदर ही इशू किया जा सकता है। अब हम सर्च वारंट इशू करने की कंडीशंस देख रहे हैं कि ये कंडीशंस अगर होगी तो ही सर्च वारंट इशू होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो सर्च वारंट इशू नहीं किया जाएगा। आप समझे मेरी बात? तो अगर ये कंडीशन है तो सर्च वारंट इशू होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो सर्च वारंट इशू नहीं किया जा सकता है। सिंपल। पहला पॉइंट, हमने किसी पर्सन के अगेंस्ट समन टू प्रोड्यूस इशू किया था। समन टू प्रोड्यूस याद आया? क्या पढ़ा था हमने? समन टू प्रोड्यूस में हमने ये पढ़ा था कि हमने किसी पर्सन को बोला है कि तेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट में लेकर आ जा, तेरे पास ये जो चीजें हैं कोर्ट में लेकर आ जा। तो हमने उस पर्सन को बोला है। तो जिस पर्सन को हमने समन टू प्रोड्यूस इशू किया था, वो हमारे समन इशू करने के बावजूद उन चीजों को कोर्ट में लेकर नहीं आ रहा है। पहली चीज है ना। तो कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव कि जिस पर्सन को हमने समन टू प्रोड्यूस इशू किया है वो उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करेगा। बोलने के बावजूद वो कोर्ट में लेकर नहीं आ रहा है। जैसे शर्मा जी के अगेंस्ट समन टू प्रोड्यूस इशू किया तो शर्मा जी को बोला था आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां लेकर आओ? कोर्ट में। ला ही नहीं रहे हैं। कोर्ट को मानने का ये सफिशिएंट रीजन है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट समन टू प्रोड्यूस इशू किया था वो उन चीजों को कोर्ट में लेकर आ ही नहीं रहा है। पहली चीज। दूसरा, हमें मालूम ही नहीं है कि केस से रिलेटेड चीजें किसके पोजीशन में हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट या थिंग्स हमें चाहिए, हमें चाहिए वो किसके पोजीशन में, ये हमें मालूम ही नहीं है। या जब मालूम नहीं है तो हम समन टू प्रोड्यूस किसको इशू करें? आप समझे मेरी बात? जैसे फर्स्ट पॉइंट में तो हमें मालूम था ये चीजें शर्मा जी के पास है, तो शर्मा जी के अगेंस्ट हमने समन टू प्रोड्यूस इशू कर दिया। तो शर्मा जी को वो चीजें लेकर कोर्ट में आना चाहिए थी, बट वो लेकर नहीं आ रहे, तो हमने शर्मा जी के अगेंस्ट सर्च वारंट इशू कर दिया। पुलिस ऑफिसर को बोला जाओ शर्मा जी की प्रीमाइसेस में ढूंढ के लेकर आओ। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट या थिंग्स हमें चाहिए वो किसके पोजीशन में, हमें मालूम ही नहीं। जब हमें मालूम ही नहीं है तो हम समन टू प्रोड्यूस किसको इशू करें? यार हम नहीं कर सकते। तो बोले काम करना, पुलिस ऑफिसर को सर्च वारंट देकर भेज, यहां जनरल सर्च वारंट दे दिया जाएगा। बोले जाओ कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ, है ना। एंड तीसरा कोर्ट को लगता है अदरवाइज कोर्ट के केस के पर्पज से एक जनरल सर्च करना, ये एक जनरल इंस्पेक्शन करना जरूरी है। अदरवाइज केस के पर्पज से एक जनरल सर्च करना या जनरल इंस्पेक्शन करना जरूरी है, ऐसा कोर्ट को लगता है। तो कोर्ट क्या इशू करता है? सर्च वारंट इशू करता है। सर्च वारंट इशू करने की 3 सिचुएशन प्लीज रिवाइज करेंगे मेरे साथ। पहली कंडीशन क्या है? बोले हमने समन टू प्रोड्यूस इशू किया, पर जिस पर्सन के अगेंस्ट समन टू प्रोड्यूस इशू किया उन चीजों को लेकर आ ही नहीं रहा है। दूसरी कंडीशन क्या? बोले दूसरी कंडीशन ये हमें मालूम नहीं है कि डॉक्यूमेंट और चीजें किसके पास हैं। जब हमें मालूम नहीं है तो हम सर्च समन टू प्रोड्यूस कैसे इशू करें? तो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमने पुलिस वाले को भेज दिया। तीसरा क्या? तीसरा ये बोलता है कि बोले जनरली कोर्ट को लगता है, कोर्ट को भी नहीं मालूम कि कोई चीज मिल सकती है नहीं मिल सकती है, कोर्ट को भी किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या थिंग का आइडिया नहीं है। कोर्ट तो जनरली बोल रहा है, बोले यार जाओ कुछ तो लाओ ढूंढ के भेज दो, ठीक है। फिर सर्च वारंट बेटा जनरल हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। सर्च वारंट जनरल हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। जनरल हो सकता है मतलब जनरली वो बहुत वास्ट हो जाएगा। जनरली बोले तेरे को जहां जाना है जा, ये चीज ढूंढ के लेकर आ। रिस्ट्रिक्टेड मतलब उसमें किसी प्रीमाइसेस के बारे में, उसमें किसी प्लेस के बारे में, किसी एरिया के बारे में स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि पुलिस ऑफिसर उस वारंट के अकॉर्डिंगली वहीं जा सकता है। आप मूवी में देखते होंगे ना कि अगर पुलिस ऑफिसर कहीं जाता है
किसी प्लेस में एंट्री लेता है तो उस प्लेस का ऑनर बोलता है सर्च वारंट लेकर आया क्या? अगर तेरे पास सर्च वारंट नहीं है निकल ले। तो पुलिस वाला भी ताव में बोल के जाता, बोले ठीक है अगली बार आऊंगा तो सर्च वारंट के साथ ही आऊंगा। तो हम ऐसे पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी की भी प्रीमाइसेस में बिना परमिशन के एंट्री नहीं ले सकता है, ट्रेस पास हो जाएगा। ट्रेस पास समझते हो ना, घुसपैठिया, इंट्रूडर्स, ऑफेंस की डेफिनेशन में पढ़ाया था ना मैंने। तो अगर पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड है, अगर पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड है तो ही वो किसी की प्रीमाइसेस में, किसी की बिल्डिंग में, किसी के प्लेस पर एंट्री ले सकता है। बट अगर वो ऑथोराइज नहीं है तो नहीं ले सकता। अब अगर उसे सर्च वारंट आपने जनरली दिया था तो उसका स्कोप बहुत वाइड है, वो सर्च वारंट के अकॉर्डिंगली कहीं भी जा सकता है। बट अगर आपने उसे सर्च वारंट रिस्ट्रिक्टेड दिया था तो बेटा जिस प्रीमाइसेस का उसमें नाम लिखा है उसी प्रीमाइसेस में, उसी प्लेस पर, उसी एरिया में वो केवल सर्च कर सकता है, दूसरे एरिया में नहीं। आप समझे मेरी बात? फिर क्या दिया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ एक, है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट था जो इंदौर से मुंबई भेजा गया। कोई डॉक्यूमेंट है जो इंदौर से कहां भेजा गया? मुंबई, बाय पोस्ट। ठीक है। अब वो पोस्ट से जो चीज भेजी गई मुंबई में जिस पर्सन को मिलना चाहिए थी नहीं मिली। वापस से इंदौर से बाय पोस्ट कोई चीज कहां भेजी गई? मुंबई। अब मुंबई में जिस पर्सन को वो आर्टिकल या वो डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए था नहीं मिला। वो आ गया कोर्ट में कि मेरी ये चीज है, नहीं मिल रही है। अब कोर्ट वारंट देकर, सर्च वारंट देकर पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है जाओ ढूंढ के लेकर आओ। तो आपको क्या लगता है वो चीज कहां होगी? अगर इंदौर पोस्ट ऑफिस के अंदर वो दी गई है तो हो सकता है वो इंदौर पोस्ट ऑफिस में पड़ी हो अभी, या इंदौर पोस्ट ऑफिस से निकल गई है मुंबई पहुंच गई है तो हो सकता है मुंबई पोस्ट ऑफिस में पड़ी हो अभी। आप समझे मेरी बात? क्यों? क्योंकि मुंबई में एड्रेसी को, एड्रेसी मतलब जिस पर्सन को वो चीज मिलना चाहिए थी उसे तो मिली नहीं। अब अगर उसे वो चीज नहीं मिली तो या तो वो इंदौर पोस्ट ऑफिस में पड़ी है या कहां पड़ी है? मुंबई पोस्ट ऑफिस में पड़ी। तो अब मजिस्ट्रेट पोस्ट ऑफिस के अंदर सर्च करवाना चाहता है। अब पोस्ट ऑफिस में अगर सर्च करवानी है तो बेटा पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस नहीं है। पोस्ट ऑफिस में किसी एक पर्सन से रिलेटेड चीजें नहीं पड़ी है, पूरे इंडिया से रिलेटेड लोगों की चीजें पड़ी हैं। एंड बेटा जब पुलिस ऑफिसर सर्च करता है तो बहुत आराम से नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है कि बहुत एक एक चीज एकदम सावधानी से उठा के रखेगा। नहीं, अबे तहस नहस कर देते हैं, सारी चीजों को तोड़ तोड़ मचा देते हैं। स्पेशल 26 देखी कि जब सीबीआई वाले आकर सर्च मारते हैं, सीज करते हैं, कैसे तोड़फोड़ मचाते हैं? बिल्कुल मचा देते हैं। रेड देखी थी अजय देवगन की, तो जैसे उसमें बताया वो एक्चुअली होता है। गद्दे तकिए तक फाड़ दिए जाते हैं, रुई निकाल दी जाती है उनकी, गेहूं के ड्रम धुल दिए जाते हैं कि छुपा के तो नहीं रखी कहीं कोई चीज, ऐसे ही होता है। अब मान लो पुलिस ऑफिसर को आपने कहां भेज दिया? पोस्ट ऑफिस, कि भाई ये चीज ढूंढ के लेकर आ। अब पुलिस ऑफिसर वहां जाएगा और इतनी सारी पब्लिक की चीजें पड़ी है, उनमें अगर वो तोड़फोड़ मचाएगा तो एक के कारण सबका नुकसान हो जाएगा यार। तो क्या करें? तो बोले फिर ये बोला है अगर पोस्ट ऑफिस में आपको सर्च वारंट इशू करना है तो उसके लिए एक स्पेशल अलग से प्रोविजन है, वो भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर सर्च करवाना चाहते हो तो आपको एडिशनली ये प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कौन से प्रोविजन? तो क्या बोला है कि एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट का, 124 बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट का आपको कंप्लाई करना पड़ेगा एडिशनली। वापस से अगर मजिस्ट्रेट पोस्ट ऑफिस में सर्च करवाना चाहता है, वापस से बोलना मेरे साथ, अगर मजिस्ट्रेट पोस्ट ऑफिस में सर्च करवाना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में सीआरपीसी के प्रोविजंस तो कंप्लाई करना है, एडिशनली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 के प्रोविजन भी आपको कंप्लाई करवाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया ना इसका? चलो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि सर्चिंग एनी डॉक्यूमेंट या पार्सल या अदर थिंग्स है जो कि कस्टडी में है, किसके? पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के, तो आपको ये प्रोविजंस भी साथ साथ में कंप्लाई करना पड़ेंगे।
लास्ट टॉपिक जो दिया है इस हेडिंग का, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से इसको समझते हैं अपन, है ना। सपोज करो राहुल है, राहुल की गर्लफ्रेंड है सीमा, दोनों साथ में भागना चाह रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, राहुल भी मेजर है, सीमा भी मेजर है, दोनों को अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करने का राइट है ना। अब क्या हुआ, जब राहुल और सीमा भागना चाह रहे थे तो राहुल के पिताजी ने राहुल को पकड़कर बंद कर दिया, एंड जो टाइम पर राहुल पहुंचना चाहिए था राहुल नहीं पहुंचा, सीमा अकेली खड़ी हुई वेट करती रही, राहुल को उसके पापा ने क्या कर दिया, बंद कर दिया अंदर, ठीक है। अब सीमा राहुल के घर आती है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, राहुल मिल नहीं रहा है, एंड ये पक्का है कि राहुल को उसके पिताजी ने कैद करके रखा है, कन्फाइन करके रखा है। तो यार आप ऐसे किसी को कैद करके थोड़ी रख सकते हो। बोले लेकिन यार राहुल तो भागने वाला था, क्या राहुल मेजर है? हाँ, तो उसे आप भागने से रोक नहीं सकते हो, बट क्या राहुल माइनर है? हाँ, 2 लप्पड़ लगाओ अंदर बैठेगा, कहीं नहीं जा सकता। आप समझे मेरी बात? तो अगर किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखा है, कैद करके रखा है, उन सर्कमस्टेंसेस में जो जस्टिफाइड नहीं है, जो लीगल नहीं है, जैसे अब राहुल बड़ा हो गया, सीमा से शादी हो गई उसकी, है ना, अब एकदम उसने उठा के शर्मा जी को कैद करके रख लिया, ठीक। तो क्या मिसेस शर्मा राहुल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है? हाँ, अगर उसने अपने पिताजी को उन सिचुएशन में कैद करके रखा है जो जस्टिफाइड नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट जब राहुल को पकड़ने आए तो पुलिस वालों को राहुल का कहना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है, ये अगर घर से निकल जाएंगे तो निकलने के बाद ये कहां चले जाते हैं, मिलते नहीं हैं। अभी लास्ट टाइम ही ऐसा इंसिडेंस हो गया था, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मदर, उन्हें रास्ते याद नहीं रहते हैं, भूलने की प्रॉब्लम है, निकल गई घर से, निकल गई वापस ही नहीं आई, शाम हो गई, ढूंढते फिरे हम। अगले दिन सुबह जाकर कहीं से खबर मिली कि वो बाईपास रोड की तरफ है। तो यार ऐसे तो ये क्या करें हम, बताओ आप। तो अगर हम फिर उन्हें घर के अंदर रख रहे हैं, बांध कर नहीं, भले घर के अंदर ही हैं, आने जाने नहीं दे रहे हैं, बट अगर हमारे पास जस्टिफिकेशन है, क्या जस्टिफिकेशन है कि भाई इन्हें प्रॉब्लम है, अगर ये निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। उरी मूवी देखी हो आपने? तो उरी मूवी देखी थी, उसमें जो विक्की कौशल रहता है, तो उरी मूवी में विक्की कौशल की जो मदर रहती है, जिसका टेक केयर करने के लिए वो नर्स रखता है, तो उनको भी तो इसी तरह की प्रॉब्लम रहती ना, निकल जाती है, मिलती नहीं है, फिर उनको ढूंढ के लेकर आते हैं, तो हो जाती है यार ऐसी प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपनी मदर को घर से नहीं निकलने दे रहा है उन्हीं की केयर के लिए, तो वो जस्टिफाइड है यार, बट अदरवाइज आप किसी को कैद करके नहीं रख सकते। तो ये प्रोविजन यही बोलता है, बोले क्या कि अगर मजिस्ट्रेट को, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये पावर हर मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। ऊपर हमने मजिस्ट्रेट के नाम नहीं पढ़े, तो जहां मजिस्ट्रेट का नाम नहीं दिया है तो सारे मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, बट ये पावर केवल इन्हीं मजिस्ट्रेट के पास है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो, इनके पास ये मानने का सफिशिएंट कॉजेस हैं, रीजंस टू बिलीव हैं कि किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखा गया है, किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखा है उन सर्कमस्टेंसेस में जो कि ऑफेंस है, जो कि गलत है। अगर किसी पर्सन को आपने कैद करके रखा है बट वो जस्टिफाइड नहीं है, उसे इस तरह से कैद करके रखना क्या है, अनजस्टिफाइड है, ऑफेंस है, तो फिर उस व्यक्ति को ढूंढने के पर्पस से क्या इशू किया जा सकता है, सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। हम पुलिस ऑफिसर को सर्च वारंट देकर ऑथोराइज करेंगे कि जाओ जनरल सर्च देकर कि जाओ इस व्यक्ति को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। आपको समझ में आया मेरा पॉइंट? तो यहां ये लास्ट वाला पॉइंट जो है, इसके पावर सारे मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, इसके पावर केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास है। दूसरा,
they are satisfied, they are having sufficient reasons to believe that a person have been confined by another person under such circumstances which is not justified, which is an offense. So such magistrate may issue search warrant for searching that person and producing before the magistrate. आपको समझ में आया? चलिए कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर, कल स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज हमने पढ़ा वारंट के बारे में, सर्च वारंट एंड अरेस्ट वारंट। वारंट भी दो तरह के हो गए हमारे, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट के बारे में भी पढ़ा। इन्हें पढ़े अपन, कल रिवाइज करके फिर नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं।